तत्व यौगिक और मिश्रण चल रहा था, जिसमें कल हमने कंप्लीट किया तत्व को। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ है वो क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। तत्वों के गुण धर्म की बात करें तो उन गुण धर्म में सारे परमाणु होते हैं वो एक समान होते हैं। परमाणुओं का परमाणु क्रमांक बराबर होता है सभी का। सभी की द्रव्यमान संख्या भी क्या होती है? समान होती है। रासायनिक गुणधर्म भी क्या होते हैं? समान। किसी भी तत्व है उसको और अधिक छोटे भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा। कुछ तत्व है उनके नाम लिखे थे, जैसे सोडियम तत्व है या पोटेशियम है, एल्यूमिनियम है। और फिर तत्वों के हमने लिखे थे प्रतीक। प्रतीक क्या है? तत्वों को संकेतों के द्वारा प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है? तत्वों के प्रतीक कहलाता है। और कुछ तत्वों के प्रतीक है वो उनके लैटिन भाषा के नाम से लिए गए हैं। जैसे सोडियम है तो सोडियम का लैटिन नाम क्या होता है? नेट्रियम, इसलिए उससे क्या ले लिया गया? Na ले लिया गया। पोटेशियम है तो उसका लैटिन नाम कैलियम है, उसलिए वहाँ से क्या ले लिया गया? K ले लिया गया। और ऐसे ही कुछ और तत्वों के हमने क्या लिखे थे? प्रतीक लिखे थे। फिर तत्वों को विभाजित किया 3 भागों में। पहला है धातु, अधातु और उपधातु। धातु वे पदार्थ होते हैं या वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके धनायन बनाते हैं। और धातु ध्वनिक होते हैं, यानी कि ठोस सतह से टकराते हैं तो ध्वनि पैदा करते हैं। धातु ठोस होते हैं लेकिन नाक बहुत ही ज़्यादा मुलायम होती है जिसको हम चाकू से काट सकते हैं। बाकी धातु कठोर होते हैं। और धातु ठोस होते हैं लेकिन अपने मरकरी या पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो किस अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। उसके बाद धातु विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। सर्वाधिक चालक धातु चांदी है। और कुचालक धातु कौन सी है? मरकरी और लेड या सीसा। धातु है वो डक्टाइल होते हैं, यानी कि तन्य होते हैं, उनको तारों में परिवर्तित किया जा सकता है। सर्वाधिक तन्य धातु कौन हो जाएगी? सोना। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकती है। धातु है उनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? उच्च। सर्वाधिक गलनांक किसका होता है? टंगस्टन का होता है 3422 डिग्री सेल्सियस। लेकिन 2 धातुएं ऐसी है जिनका गलनांक इतना कम है कि अगर आप उनको हथेली पर रख दे तो वो किस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है? द्रव अवस्था में परिवर्तित। कौन सी? गली सी धातु, गैलियम और सीजियम। ये 2 धातु हैं जिनका गलनांक बहुत ही ज़्यादा कम होता है। धातु आघातवर्धनीय होते हैं, यानी कि हथौड़े से पीट कर उनको पतली चद्दरों में परिवर्तित किया जा सकता है। कुछ धातु है वो प्रकृति में शुद्ध अवस्था में पाए जाते हैं। शुद्ध अवस्था में कौन सा पाया जाता है? तो वो पाया जाता है सोना और प्लेटिनम। सोना और कौन पाया जाता है? प्लेटिनम पाया जाता है। ये प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं? शुद्ध अवस्था में पाए जाते हैं। यानी कि अगर आपको सोना मिल गया है तो आप सीधे ही सुनार के पास गहने या आभूषण बनवा सकते हैं। सोना इलेक्ट्रॉन को न तो त्यागता है और न ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, यानी कि ये अभिक्रियाशील नहीं होता। बाकी सोना सर्वाधिक क्या है? तन्य धातु है और आघातवर्धनीय है। तन्य भी है और कैसी है? आघातवर्धनीय है। सर्वाधिक आघातवर्धनीय धातु भी है। और इसके अलावा ये धातु है वो उत्कृष्ट धातु। कैसी धातु है? उत्कृष्ट या नोबल धातु है। तो उत्कृष्ट धातु उन धातुओं को कहा जाता है जो प्रकृति में शुद्ध अवस्था में पाई जाती है। और सोना है वो बहुत ही ज्यादा चमकीला होता है। तो एक तो ये लंबे समय तक रह जाता है, एक ये तन्य है तो इनको खींचते हैं तो टूटता नहीं है, तार में परिवर्तित हो जाता है। हथौड़े से पीटते हैं तो पतली चद्दरों में परिवर्तित हो जाता है। और चमकीला भी होता है। इस गुण के कारण हम सोने का प्रयोग है वो क्या बनाने के लिए करते हैं? आभूषण बनाने के लिए करते हैं। आभूषण या गहने, जो कि अपने भारत में सबसे खर्चीला तत्व है। किसमें? शादी ब्याह में। महिलाओं को सबसे ज्यादा अगर किसी से प्रेम है, प्यार है, तो वो किससे है? गहनों से है। पतिदेव दूसरे नंबर पर आते हैं। आदमी या इंसान की फितरत होती है, जैसे मैंने एक दिन और नहीं सुनाया था कि भाई हर चीज है उसका शो ऑफ करने की, दिखाने की क्या होती है? प्रवृत्ति होती है। अगर कोई नया मोबाइल खरीद लिया किसी प्राणी ने, तो वो मोबाइल है, किसी 2-3 जने बैठे हैं तो उनके बीच में बैठ के फिर जेब से बाहर निकालेगा, लॉक खोलेगा और फिर ऐप को इधर उधर करके लॉक बंद करके फिर जेब में डाल देगा। न कोई भी फोन नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, लेकिन ये प्रवृत्ति होती है। क्यों?
ताकि बे दोस्त है देखे फोन ने और कहे अरे भाई तो वो फोन कितना लायो कितने में लायो, और फिर जो एक्सप्लेन करने की जी कैपेसिटी है या फिर जी आनंद है वो अलग ही होया करे। और इं ही होया करे कि महिलाओं है शादी ब्याह पड़ोसी है तो बिद गहनो पैरन जाई तो पड़ोसी पूछे अरे भाई और तेरे कितना लाया, जेना पूरो पूरो एक्सप्लेन करी के कितना लाया। अगर कोई पूछे नहीं तो हालत खराब हो जाए। एक कहानी अपने प्रचलित है ना घनी कि भाई होने का कंगन लेना आया, सोने के कंगन थे, सुनाई थी ना? अरे नहीं होना कोई बात नहीं, अपने जरूरी नहीं है, सिलेबस में को नहीं है, ठीक है कौन नहीं होना सिलेबस में को नहीं। देखो आदमी और औरत दोनों को प्रकृति होया करे कि हर चीज है बिन की क्या करे शो ऑफ करे, ठीक है। पहला कोई भी अगर पौण आ जाता तो पौण के अगर कोनों में मुर्कियों पेरूड़ी होती है होने की मुर्कियों होती पहले मुर्कियों या फिर गोखरू कहता है, मुर्कियों छोटी होते हैं, गोखरू थोड़ा लटकता है, गोखरू होने का गोखरू होता है। और बे पेरूड़ा हाथ में जो घड़ी होती और गले में जो फूलड़ो होतो तो मतलब है वो पहियोड़ो पौण होतो और बिंगी सेवा अलग में होती, ट्रीटमेंट अलग होतो। और जो दूजड़ो पौण हो तो बिन कोई पूछता ही को नहीं। तो हर पौण चाहतो कि भाई मेरी भी अपने सासरे ससुराल में थोड़ी सेवा अलग हो, ट्रीटमेंट अलग मिले, जना शो ऑफ करता। तो एक अपने कोई एडो पौण हो जो हाथ में घड़ी पहन ली और गले में फूलड़ो और कोनों में गोगरू पहन लिया, पगों में एक बगड़ी आया करे, एक मोटी कड़ो आया करे, आदमियों में पहला हो तो वो कड़ो पहन लिया। और ग्योबरो हार है, हम हार है बैठो है बातों करे, हाथ गा इशारा भी घड़ी दे के देख ले, और फूलड़ो बो यो हिलावे भी है, बार बार कोनों यो टच भी करे है, पंडित मेहनत तो ध्यान ही नहीं दे के पौने करने इतनी चीजों है। और आदमी हम बैठो बैठो परेशान हो गए क्योंकि स्पेशल ट्रीटमेंट सही है, और स्पेशल ट्रीटमेंट तो पहियोड़ पौने ने मिली। तो हमें बैठे बैठे एक बात घड़ी बैठो और कहो कि देखो साहब फोन ला के ताड़ा कुत्ता है ना बे एड़ा खतरनाक है कि मैं तो आज के ठगी कर ली के कियो कि जीव ही हूँ थोड़े गाँव में घुस्यो दीकरा कुत्ता मेरे लारे पड़ गया, नो आदमी देख पर और एक कुत्ते तो हद ही कर दी नहीं कहा हैंग बे कौन खड़ा हो गया। मैंने पूछा अरे क्यों हो एड़ो के, तो कह दिक्रे एक कुत्ते है बेन दिक्रे मेरे ही बगड़ी वाले पग में गाते हो बाको, बगड़ी वाले पग में गाते हो बाको का मैंने एड़ी री आई जो कहीं घड़ी वाले हाथों एक तोड़ कर मुको मारियो के तो एन फूल डाल मेरी लाज जागी तू को करू बच गया। मतलब एक ही लाइन में पूरी की पूरी एक्सप्लेन कर देना क्या भाई पग वाले बगड़ी वाले पग में बाको गाते हो तो घड़ी वाले हाथों मुको मारियो और फूल धनी लाल राजा की जो कहे अपने गोखरू बच गया तो ठा पड़ गया। अच्छा थार पौने कने तो के गहणो भी है तो गहने दिखाओ कि करने को के गुण होया करे, और गहना किंग बनाया करे धातुओं का, नॉर्मल गहना किंग बनाया करे सोने का, और प्लेटिनम का भी गहना बनाया करे आजकल। प्लेटिनम है इसको सफेद सोना भी कहा जाता है, प्लेटिनम है इसको क्या कहा जाता है सफेद सोना। उसके बाद हमने बात की थी अधातुओं की। अधातु ऐसे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और क्या बनाते हैं ऋणायन बनाते हैं, ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, और इसमें धातुओं वाले गुण पाए नहीं जाते हैं। धातु ठोस होते हैं, अधातु ठोस भी होते हैं, द्रव भी होते हैं और गैस में। 10 अधातु है वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, एक द्रव अवस्था में कौन सा पाया जाता है ब्रोमीन, और बाकी किस अवस्था में पाए जाते हैं गैस में, जैसे ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये किस अवस्था में पाए जाते हैं गैस अवस्था में पाए जाते हैं। फिर अधातु है वो विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट है वो विद्युत का क्या होता है सुचालक होता है। तो ये अधातुओं के गुण पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में उपधातु। उपधातु या फिर इसको कहा जाता है मेटलॉइड्स। तो कुछ ऐसे तत्व हैं जिसमें धातु के भी गुण पाए जाते हैं और अधातु के भी गुण पाए जाते हैं, यानी कि ऐसे तत्व जो धातु और अधातु दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं, दोनों गुण है वो दिखाते हैं, दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं, तब उन्हें क्या कहा जाता है उपधातु कहा जाता है, या फिर उन्हें क्या कहा जाएगा मेटलॉइड कहा जाएगा। ऐसे तत्व जो धातु और उपधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करें, यानी कि बोन लागे कि हमें धातु बनने में फायदो है जना तो धातु और उपधातु में फायदो दिया तो उपधातु दोनों प्रदर्शित कर देते हैं, उनको क्या कहा जाएगा मेटलॉइड। इनकी संख्या कितनी है तो इनकी संख्या है 7 है। कौन कौन से ये 7 है तो ये कहा जाता है बोरॉन,
बोरॉन है, सिलिकॉन है। सिलिकॉन का प्रयोग हम ज़्यादा करते हैं, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, पोलोनियम है। ये कुछ क्या है, उपधातु। इसमें से अपने को ये सिलिकॉन है, इसका ध्यान रखना है कि सिलिकॉन है, इसका प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर की आईसी बनाने के लिए। आईसी का मतलब क्या होता है, तो आईसी का फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी बनाने के लिए किया जाता है। आईसी मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। यानी कि कंप्यूटर है, उसकी चिप है, वो सारी की सारी किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है। जर्मेनियम का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो जर्मेनियम का प्रयोग है वो ट्रांजिस्टर बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा सिलिकॉन और जर्मेनियम इन दोनों का प्रयोग किया जाता है सोलर सेल बनाने के लिए। सोलर सेल देखा हुआ है, सौर ऊर्जा की जो प्लेट होती है ना, उसमें के जो काले काले धब्बे होते हैं वो किसके बने होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये सिलिकॉन और जर्मेनियम ये अर्धचालक है। कैसे चालक है, अर्धचालक। हम अर्धचालक की होया करें, और भी देख लो कि अर्धचालक की होया करें। तीन चीजें होया करें, एक तो होया करे चालक या सुचालक, और एक होया करे कुचालक, और एक ही होया करे अर्धचालक। सुचालक मतलब करंट आवे, करंट प्रवाहित हुए। कुचालक मतलब करंट प्रवाहित नहीं हुए। अर्धचालक मतलब आधो करंट प्रवाहित हुए। यानी कि टीवी में अगर अर्धचालक लगा दी तो आधी स्क्रीन दी ना, आधी दी है कौन। या पर पंखे में अर्धचालक लगा दी तो दो ताड़ियों घूमी, एक ताड़ियों पड़ी रही। अर्धचालक मतलब आधा करंट आना चाहिए। देखो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि भाई दो भाई है और दो भाइयों में दो खेत है। जैसे एक, हाँ, एक भाई ए है और दूसरा बी है। ये खेत ए का और ये बी का है, और ए के यहाँ तक क्या आ रही है, रॉड आ रही है। बी से कहे कि भाई मेरे ही मार्ग चाहिए, रस्तो चाहिए। तो ए है, बी में तीन प्रवृत्ति हो सके। तीन की है कि पहलो ए कदे के देख भाई तुम भी मेरे भाई है, और जा ऐस करके आराम रस्तो दे दिया करे। यानी कि ये तो गुजरने के दिया करे, आराम रस्तो दे दिया करे। यानी कि अंदर से जाने की आसानी से परमिशन मिल जाती है। तो ऐसे होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, चालक कहा जाता है, जो अपने में से करंट को इजीली प्रवाहित होने देते हैं। एक और नट जे साहब धरती को धर डिग जाए तो हूँ तो रस्तो नहीं आज दू नहीं काल दू जान ही नहीं दू, तो वो इन्हें क्या करो, कुचालक, जो कि करंट को बिल्कुल प्रवाहित होने ही नहीं दिया जाता। और एक एड होया करे कि पहला तो करे ना 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 हूँ तन रस्तो दू को, तो ओ बी है वो जाएगा गोवाड़ पंचो करने जाएगा मोटी थोड़ो करो के यार मेरे रस्तो चाहिए, कोई सामान वामान लेना हो तो कुकर लेना हो, क्या समस्या है ना। तो गोवाड़ा इन जा पर कह के भाई देख रस्तो दे दे तो यही भाई, तो ना ना हूँ रस्तो दूँ कौन, तो क्यों दे कौन के हूँ रस्तो दे दे, मेरे ये खेत बर्बाद हो और मेरे ये करके मिनक जाए तो धड़क है अपने मिनक और धड़ है बे के फसल बर्बाद करी मेरे के, और इतनी समस्या हुई हूँ दूँ कौन, तो कि तेरी समस्या दूर क्यों हुई, तो कि मैंने जी खर्चो दे दे दो जी। यानी कि क्या करो, जेब गरम, और जेब गरम करते ही ओके कर दे रस्तो दे दे। तो जेब गरम यानी कि पहला तो और रस्तो दे को नहीं। तो कुछ ऐसे तत्व होते हैं या पदार्थ होते हैं जो ठंडे होते हैं, तब तो उसमें करंट नहीं आता, लेकिन उनकी जेब गरम कर दो यानी कि उनको गर्म कर दो तो करंट आने लग जाता है, और उन पदार्थों को क्या कहा जाता है, अर्धचालक कहा जाता है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम है वो किसके रूप में प्रयोग में लिए जाते हैं, अर्धचालकों के रूप में प्रयोग लिए जाते हैं। तो लिखना शुरू कीजिए, उपधातु। ये बाहर बैठा निकमा बैठा था तब किसी का फोन नहीं आया, और अब आ रहे हैं। जैसे हर बार यही होता है कि क्लास स्टार्ट करते तब फोन आना स्टार्ट हो जाता। हाँ भाई ध्यान रखे क्या, मैं क्लास में होना चाहिए जना हमें फोन करो है। लिखो भाई उपधातु में लिखो, मेटलोइड में वे तत्व जो धातु एवं अधातु, वे तत्व जो धातु एवं अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं, धातु व अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं, उपधातु कहलाते हैं।
धातु व अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं, उपधातु कहलाते हैं। वे तत्व जो धातु व अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं, उपधातु कहलाते हैं। इनकी संख्या 7 है जो निम्न है। इनकी संख्या 7 है जो निम्न है। इनकी संख्या 7 है जो निम्न है। पहली आ जाएगी बोरॉन, दूसरी कौन सी है? सिलिकॉन, तीसरी है जर्मेनियम, और फिर आर्सेनिक, एंटीमनी, पोलोनियम, और एक और आ जाता है टेलुरियम। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, पोलोनियम और टेलुरियम। लिख दिया? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, पोलोनियम और टेलुरियम। तो ये 7 हो गए हैं आपके उपधातु। अब इसमें अगला लिखिए। टेलुरियम है वो उपधातु है। 7 हो गया ना? का वो एक्स्ट्रा है? 1 2 3 4 5 6 और टेलुरियम हाथों है, तो ठीक है, उपधातु है। हाँ, तो लिखो इसमें आगे, सिलिकॉन व जर्मेनियम का प्रयोग, सिलिकॉन व जर्मेनियम का प्रयोग, सिलिकॉन व जर्मेनियम का प्रयोग अर्धचालक के रूप में, सिलिकॉन व जर्मेनियम का प्रयोग अर्धचालक के रूप में सोलर सेल बनाने में किया जाता है। अर्धचालक के रूप में सोलर सेल मतलब सौर ऊर्जा की प्लेट, सोलर सेल बनाने में किया जाता है। सोलर सेल बनाने में किया जाता है। अगला लिखिए, सिलिकॉन का प्रयोग सिलिकॉन का प्रयोग कंप्यूटर की आईसी चिप, सिलिकॉन का प्रयोग कंप्यूटर की आईसी चिप, आईसी मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, कोष्टक में लिख देना, ब्रैकेट में लिख देना इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट। अच्छा, आपके कंप्यूटर तो सिलेबस में नहीं है ना? है ना? हाँ, फिर तो ये काम की चीज़ है। तो आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप बनाने में किया जाता है। और अगला लिखिए, जर्मेनियम का प्रयोग ट्रांजिस्टर बनाने में किया जाता है। जर्मेनियम का प्रयोग ट्रांजिस्टर बनाने में किया जाता है। जर्मेनियम का प्रयोग ट्रांजिस्टर बनाने में किया जाता है। अब आ जाता है यौगिक, या फिर इसे कहा जाता है कंपाउंड। जब दो या फिर दो से अधिक, दो या दो से अधिक तत्व मिल जाए, ठीक है, अधिक है वो तत्व मिल जाए, लेकिन यहाँ शर्त है,
ठीक है, तत्व है वो मिल तो जाए, लेकिन उनका अनुपात कैसा रहना चाहिए? निश्चित अनुपात। अनुपात कैसा रहना चाहिए? निश्चित अनुपात रहना चाहिए। तब निश्चित अनुपात में मिलकर या जुड़कर, दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिलकर या जुड़कर किसका निर्माण करते हैं? यौगिक का। जैसे H2O ले लेते। H2O क्या है? तो H2O है जल, जल या फिर पानी कहते हैं। तो इस पानी में हाइड्रोजन है वो कितने हैं? 2, और ऑक्सीजन कितना है? 1। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 में मिलकर किसका निर्माण कर देते हैं? जल का। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, C6H12O6। ये किसका फॉर्मूला है? तो ये फॉर्मूला है ग्लूकोज का। और इस ग्लूकोज का मैं देखें तो कार्बन है वो कितना है? 6, और हाइड्रोजन कितने हैं? 12, ऑक्सीजन कितना है? 6। अगर इसको सरल करेंगे तो 1:2:1। तो 1:2:1 में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर किसका निर्माण कर देते हैं? ग्लूकोज का निर्माण कर देते हैं। और इनका अनुपात हमेशा क्या रहेगा? फिक्स ही रहेगा। तो यौगिक किसे कहेंगे? कंपाउंड किसे कहेंगे? जब 2 या 2 से ज्यादा तत्व निश्चित अनुपात में मिल जाए। अनुपात उनका क्या रहना चाहिए? फिक्स रहना चाहिए, निश्चित रहना चाहिए। तब वो क्या कहलाएंगे? यौगिक कहलाएंगे। जैसे जल एक यौगिक है, या फिर जैसे ग्लूकोज एक यौगिक है, या फिर नमक, नमक क्या है? एक यौगिक है जिसका फॉर्मूला होता है NaCl, नमक यौगिक है। इसके अलावा और हम बहुत सारे यौगिक हमने लिखे थे, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड या बिना बुझा हुआ चूना, इसको हम सीधे कैल्शियम ऑक्साइड लिख देते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड एक क्या है? यौगिक है, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा CaO। या फिर CO2 एक यौगिक है, CH4, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 क्या है? मेथेन है। तो ये सारे के सारे क्या है? यौगिक है। तो लिखिए यौगिक में, यौगिक में लिखिए 2 या 2 से अधिक यौगिक या कंपाउंड। इसमें लिखिए 2 या 2 से अधिक तत्व, 2 या 2 से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में जुड़कर, 2 या 2 से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में जुड़कर, निश्चित अनुपात में जुड़कर यौगिक का निर्माण करते हैं। निश्चित अनुपात में जुड़कर यौगिक का निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे जल, जल के ब्रैकेट में लिख देना H2O। जैसे जल, नमक, ग्लूकोज, जैसे जल, नमक, ग्लूकोज, CO2, CH4, CH4 के ब्रैकेट में लिख देना मेथेन। अब CO2 का तो पहले से पता है, क्या कहते हैं इसको? कार्बन डाइऑक्साइड। मेथेन, मेथेन मतलब CH4। और कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। फिटकरी, फिटकरी भी लिख दीजिए इसमें, फिटकरी। तो ये कुछ एग्जाम्पल बहुत है, ठीक है। हाँ, फिटकरी का रासायनिक सूत्र K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O। ये तो लंबो है। हमारे की एक 6वीं क्लास में लगभग 7वीं ही का एक जगह फिटकरी को सूत्र दीनोड़ो होतो। और फिर फाइनल एग्जाम में मास्टर साहब एक के लेता, मौखिक परीक्षा लेता, और मौखिक परीक्षा में सूत्र पक्को होतो कि फिटकरी को सूत्र बताओ। वो साइंस वाली जगह मौखिक परीक्षा होती भी मैं पक्को पूछता है कि फिटकरी को रासायनिक सूत्र क्या है, क्योंकि तो लंबो जोड़ हो गयो K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस
24H2। हम शॉर्टकट में हो ही रही, ठीक है। अब आ जाता है यौगिकों के गुणधर्म या यौगिकों की विशेषताएं। तो यौगिकों की विशेषताओं में पहली विशेषता आ जाती है कि इनका अनुपात कैसा रहेगा, निश्चित रहेगा। अनुपात हमेशा क्या रहेगा, निश्चित रहेगा। चाहे उनकी प्राप्ति आप कहीं से भी कर रहे हो, उनको आप प्राप्त भले कहीं से कर रहे हो, ये कोई मैटर नहीं करता, आपके अनुपात हमेशा क्या रहेगा, निश्चित रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए जल लिया है तो जल का अनुपात हमेशा क्या रहेगा, जल है H2O है तो इसके जो परमाणुओं का अनुपात है या तत्वों का अनुपात हमेशा क्या रहेगा, 2:1 रहेगा। चाहे आप जल को कहीं से भी प्राप्त कर रहे हैं, कहीं से का मतलब है कि चाहे आप भूमिगत जल निकाल रहे हैं, कुएं से लेके आ रहे हैं, चाहे आप वो शास्त्री नगर वाले गंदे नाले से पानी इकट्ठा कर रहे हैं, चाहे गंगा नदी का लेके आ रहे हैं, चाहे बारिश का इकट्ठा कर रहे हैं, चाहे अमेरिका से इंपोर्ट कर रहे हैं, कहीं से भी ला रहे हैं, फॉर्म उसका हमेशा अनुपात क्या रहेगा, 2:1 रहेगा। उसके बाद जो यौगिक है, इस यौगिक में यौगिक के गुण, ठीक है, यौगिक के गुण और इससे मिले जो यौगिक जिससे मिलकर बना है उन तत्वों के गुण एक दूसरे से अलग अलग होंगे, ठीक है। तत्वों के गुण और यौगिक के गुण समान नहीं रहेंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं जल का ही। जल में एक तो हाइड्रोजन मिलता है और दूसरा इसके साथ क्या मिलता है, ऑक्सीजन, और क्या बन जाता है, जल बन जाना। हाइड्रोजन है वो बहुत ही ज्यादा ज्वलनशील गैस है, अगर इसके पास आग मिल जाए इसको तो ये आग पकड़ लेती है। जैसे हमने बात की थी कि जब धातुओं की क्रिया अम्लों के साथ करवाते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन। उसके पास जलती हुई तीली ले जाते हैं तो कैसी आवाज आती है, पट पट या पॉप की साउंड आती है। इसका मतलब हाइड्रोजन गैस बहुत ही ज्यादा ज्वलनशील है। और कोई भी चीज जलेगी कब, जब क्या उपस्थित हो, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन गैस है वो जलाने में क्या करती है, सहायक होती है, जलाने में सहायक। अब बताओ आग के मामले में पानी क्या करता है, आग को क्या कर देता है, बुझा देता है। यानी कि हाइड्रोजन तो जलती है और ऑक्सीजन जलाती है, लेकिन जब ये दोनों मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, जल, जो कि आग बुझाने का काम करता है। यानी कि इनके गुण है वो क्या हो गए, अलग अलग हो गए, बुझाने का कार्य। तो यौगिक में की विशेषता यह है कि अगर यौगिक जिन तत्वों से मिलकर बना है उन तत्वों के जो गुणधर्म होंगे वो यौगिक के गुणधर्म नहीं होंगे। यौगिक का गुणधर्म है वो तत्वों के गुणधर्म से क्या होगा, अलग होगा। और अगर आप यौगिक है उसको अलग करना चाहें तो जैसे आप जल है, जल में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करना चाहे तो क्या करें, जल को आप वो छान लीजिए और छानते ही हाइड्रोजन अलग हो जाएगी और ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। क्या सही है? या फिर नमक है और नमक में है तो नमक है, इसको क्या करो, ऐसे वो हाथ से झटकते हैं ना छादड़े में भर के और ऐसे करते हैं, तो ऐसे करो तो सोडियम अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा, नहीं होगा। ये कौन सी विद्या कहलाती है, भौतिक विद्या। तो जो भी यौगिक होता है उसके तत्वों को भौतिक विधियों से हम अलग नहीं कर सकते, लेकिन उसको रासायनिक विधियों, कौन सी विधियों, रासायनिक या फिर उनके विद्युत रासायनिक विधियों, रासायनिक या कौन सी विधि है, विद्युत रासायनिक विधि है, उन विधियों से क्या किया जा सकता है, विधियों से तत्वों को पृथक किया जा सकता है, तत्वों को अलग किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है, लेकिन भौतिक विधियों से पृथक नहीं किया जा सकता। भौतिक विधि यानी कि छानकर या फिर हाँ पृथक्करण वगैरह है, उनसे अलग नहीं किया जा सकता। तो लिखिए यौगिकों की विशेषताएं, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स, यौगिकों की विशेषताएं। तो इसमें पहली विशेषता लिखिए, किसी भी यौगिक में तत्वों का अनुपात, किसी भी यौगिक में तत्वों का अनुपात
सदैव निश्चित रहता है, किसी भी यौगिक में तत्वों का अनुपात सदैव निश्चित रहता है, सदैव निश्चित रहता है, चाहे उनकी प्राप्ति का स्रोत, चाहे उनकी प्राप्ति का स्रोत अलग अलग हो, चाहे उसकी प्राप्ति का स्रोत अलग अलग हो, चाहे उसकी प्राप्ति का स्रोत अलग अलग हो। यानी कि यौगिक है, उसकी प्राप्ति का स्रोत भले ही अलग अलग हो, लेकिन उसमें जो तत्व होंगे उनका अनुपात क्या रहेगा, निश्चित रहेगा। जैसे जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के तत्वों का अनुपात, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 रहता है, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 रहता है। दूसरा लिखिए, किसी भी यौगिक के, दूसरी विशेषता है, किसी भी यौगिक के गुणधर्म, किसी भी यौगिक के गुणधर्म उसके संगठक तत्व, उसके संगठक तत्व, उसके संगठक तत्व, संगठक का मतलब है जिससे बना है, संगठक का मतलब क्या होगा, जिससे बना है यौगिक। जैसे जल कौन से संगठक तत्वों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और अगर नमक है तो नमक के संगठक तत्व कौन से होंगे, Na और Cl, सोडियम और क्लोरीन। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, संगठक तत्व। तो लिखिए, किसी भी यौगिक के गुणधर्म उसके संगठक तत्वों के गुणधर्म से भिन्न होते हैं, उसके संगठक तत्वों के गुणधर्म से भिन्न होते हैं, संगठक तत्वों के गुणधर्म से भिन्न होते हैं। जैसे जल के गुणधर्म, जैसे जल के गुणधर्म हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से, जल के गुणधर्म हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से अलग अलग है, अलग है, जल के गुणधर्म हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से अलग है, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से अलग है। तीसरा लिखिए, तीसरी विशेषता, यौगिक के संगठक तत्वों को, यौगिक के संगठक तत्वों को रासायनिक तथा, यौगिक के संगठक तत्वों को रासायनिक तथा विद्युत रासायनिक, रासायनिक तथा विद्युत रासायनिक, विद्युत रासायनिक विधियों से अलग किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है, लेकिन उन्हें भौतिक विधियों से अलग नहीं किया जा सकता है, लेकिन उन्हें भौतिक विधियों से अलग नहीं किया जा सकता है, भौतिक विधियों से अलग नहीं किया जा सकता है, भौतिक विधियों से अलग नहीं किया जा सकता। अगला आ जाता है हमारे, वो है यौगिकों के सूत्र।
जैसे हम प्रतीक लिखते हैं या संकेत लिखते हैं किसका, तत्वों का, उसी तरह हम यौगिकों के लिए क्या लिखते हैं, सूत्र लिखते हैं। प्रतीक है उससे हमें पता चल जाता है कि ये भाई संकेत है, उस संकेत से जैसे के लिखा हुआ है तो के से ही हमें पता चल जाता है कि ये क्या है, पोटेशियम है। उसी तरह अगर यौगिकों का सूत्र लिख दिया, जैसे ये किसी यौगिक का सूत्र लिखा है NaCl, तो इससे आपको पता चल जाना चाहिए कि ये क्या है, ये सोडियम क्लोराइड है या फिर ये क्या है, नमक है। तो जैसे तत्व के संकेत से हमें पता चल जाता है तत्व के बारे में, उसी तरह उसके यौगिक के सूत्र से हमें यौगिक के बारे में पता चल जाता है। अब यौगिक का सूत्र है वो कैसे लिखा जाता है, तो यौगिक का सूत्र लिखने के लिए पहले तो बात है कि सूत्र हमें क्या बताता है। एक यौगिक है उसका सूत्र हमें कौन सी जानकारी देता है, तो एक जानकारी देता है कि वो यौगिक है, उस यौगिक के संगठक तत्व कौन से हैं, यौगिक के संगठक तत्व कौन कौन से हैं, उन तत्वों की ये जानकारी देता है। जैसे NaCl है तो NaCl सूत्र देखकर आप बता सकते हो कि इसके संगठक तत्व कौन से हैं, सोडियम और क्लोरीन। जैसे आपको दे दिया C6H12O6, तो इसके सूत्र को देखकर आप बता सकते हो कि इसके संगठक तत्व कौन से हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। जैसे आपको दे दिया NH4Cl, इसको देखकर आप ये बता सकते हो कि इसके संगठक तत्व कौन से हैं, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन। तो एक तो आप है वो सूत्र देखकर यौगिकों के संगठक तत्व बता सकते हो। दूसरा आप ये बता सकते हो कि यौगिक में हर तत्व की संख्या कितनी है, यौगिक में उस तत्व की, हर तत्व की संख्या कितनी है वो भी आप बता सकते हो। जैसे यहां देख लो, यहां कार्बन की संख्या कितनी है, 6 है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 12 है और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 6। यहाँ पर सोडियम की संख्या कितनी है, 1, क्लोरीन की 1, यहाँ नाइट्रोजन की 1, हाइड्रोजन की और क्लोरीन की कितनी है 1। तो यौगिकों में तत्वों की संख्या है वो आप पता कर सकते हैं। और एक क्या पता कर सकते हैं, तो एक उनका है आप यौगिक में यौगिक का अणुभार निकाल सकते हैं। यौगिक का क्या निकाल सकते हैं, अणुभार निकाल सकते हैं। यानी कि इन सभी दो तत्व है, जैसे यहाँ नाइट्रोजन है तो इस नाइट्रोजन के अणुभार को प्लस ये हाइड्रोजन है इसकी, एक हाइड्रोजन का कितना होता है 1, 4 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 4, इसको प्लस के क्लोरीन का 35 होता है, तो इसको तीनों को जोड़ के और हम क्या बना देते हैं, इस यौगिक का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। तो किसी भी यौगिक का सूत्र है, रासायनिक सूत्र है, वो हमें क्या क्या बताता है, एक तो यौगिक के संगठक तत्वों की जानकारी देता है, दूसरा यौगिक में जो तत्व है उनकी संख्या की जानकारी देता है, और एक यौगिक का अणुभार ज्ञात करने में सहायता करता है। और यौगिक का सूत्र है वो लिखा कैसे जाता है, तो सूत्र लिखने के लिए आपको दो चीजें ध्यान होनी चाहिए। एक तो उनकी पता होनी चाहिए आपको संयोजकता, क्या पता होनी चाहिए, संयोजकता, और एक पता होना चाहिए आपको तत्वों के प्रतीक। एक तो संयोजकता पता होना चाहिए और एक क्या पता होना चाहिए, तत्वों के प्रतीक, या फिर इसको क्या लिखते हैं हम, संकेत। तो संकेत तो हमने पहले से ही पता कर लिया, अभी हमें क्या पता होना चाहिए, संयोजकता। और संयोजकता क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे, पहले लिखिए इसको, यौगिकों के रासायनिक सूत्र या यौगिकों के सूत्र, यौगिकों के रासायनिक सूत्र या यौगिकों के सूत्र में इसमें लिखिए, जिस तरह तत्वों के संकेत, जिस तरह तत्वों के संकेत होते हैं, जिस तरह तत्वों के संकेत होते हैं, उसी तरह, जिस तरह तत्वों के संकेत होते हैं उसी तरह यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखे जाते हैं, यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखे जाते हैं, यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखे जाते हैं। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र
उसके संगठक तत्वों का, किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संगठक तत्वों का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। संगठक तत्वों का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। प्रतीकात्मक निरूपण होता है। पदार्थ के रासायनिक सूत्र से हमें निम्न बातों की जानकारी प्राप्त होती है। पदार्थ के रासायनिक सूत्र से हमें निम्न बातों की जानकारी प्राप्त होती है। निम्न बातों की जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें पहला लिखिए, यौगिक के संगठक तत्व, निम्न बातों की जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें पहला है यौगिक के संगठक तत्व। दूसरा है यौगिक में तत्व की संख्या, यौगिक में तत्वों की संख्या। और तीसरा है यौगिक का अणुभार, यौगिक का अणुभार। यौगिक का अणुभार। अगला लिखिए इसमें पॉइंट, किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र, किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र लिखने के लिए तत्वों के प्रतीक तथा तत्वों की संयोजन क्षमता, जिसको क्या कहा जाता है, संयोजकता। कोष्टक में लिख दो संयोजकता। तत्वों की संयोजन क्षमता पता होनी चाहिए। तत्वों की संयोजन क्षमता पता होनी चाहिए। तत्वों की संयोजन क्षमता पता होनी चाहिए। अब संयोजन क्षमता है, इसको क्या कहा जाता है, संयोजकता कहा जाता है। इसका थोड़ा सा हिंट हमने पहले दिया था। संयोजकता का मतलब है कितनी रिश्तेदारी कर सकता है, कोई भी तत्व है वो कितनी रिश्तेदारी कर सकता है। और रिश्तेदारी कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन है उसको निकाला जाएगा या फिर इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाएगा, ग्रहण किया जाएगा। अपने रिश्तेदारी कितना होया करेगा, एक घर टाबर दिया करें, दूसरे घर टाबर जाया करे, तो आपस में रिश्तेदारी हो जाए। और कितनी रिश्तेदारी कर सकेगा, जितना टाबर दिया करे या जितना टाबर आया करे, यानी कि जितना अपने शादी होती है उतनी क्या हो जाएगी, रिश्तेदारी। और यहाँ पर संयोजकता क्या होगी, तो किसी भी तत्व है उस तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन है उसको ग्रहण करने या इलेक्ट्रॉन है उसको त्यागना, ठीक है, त्यागने या फिर इलेक्ट्रॉन की क्या करना, साझेदारी करना। तो जितने इलेक्ट्रॉन है उनको ग्रहण किया जाता है या जितने इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाता है या जितने इलेक्ट्रॉन की भागीदारी की जाती है, साझेदारी की जाती है, वो उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता। या फिर दूसरे शब्दों में कहे तो किसी भी तत्व की संयोजकता उस तत्व की संयोजन क्षमता होती है, दूसरे तत्वों के साथ जुड़ने की क्या होती है, क्षमता होती है। और जुड़ कैसे सकता है, या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके जुड़ सकता है या इलेक्ट्रॉन को त्याग कर जुड़ सकता है या इलेक्ट्रॉन की क्या कर सकता है, साझेदारी। जैसे हमने सोडियम की बात की थी, सोडियम है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8 और 1, 2, 8 और 1। तो ये इस एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है और निकाल के क्या बना देता है, सोडियम प्लस बना देता है। क्या बना देता है, सोडियम
प्लस कितने इलेक्ट्रॉन को निकाला? एक, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? एक। उधर हमने बात की थी क्लोरीन की। क्लोरीन है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 7। कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है? एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये क्लोरीन क्या बना देता है? माइनस। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? तो इसकी संयोजकता भी कितनी हो जाएगी? एक, जुड़ने की क्षमता। ऐसे ही अपने मैग्नीशियम की कितनी होती है? तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को निकालता है, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी होती है? 2। ठीक है, और ये 2+ बनाता है। ये 2+ क्या है? मैग्नीशियम आयन है। जब कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन को निकालता है या ग्रहण करता है तब वो किस में बदल जाता है? आयन में बदल जाता है। और ऐसे ही आपके ऑक्सीजन का देख लो, तो ऑक्सीजन है वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो इसकी वैलेंसी या संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। कितनी संयोजकता हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो सोडियम की संयोजकता 1 होती है, मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होती है, क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है और ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है। कोई भी इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो वो क्या बन जाता है? आयन। कोई भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तब भी वो क्या बन जाता है? आयन। ये जो बने हैं इनको तो हम क्या कहेंगे? धनायन कहेंगे। इनको क्या कहा जाएगा? धनायन। और इधर जो बने हैं इनको क्या कहा जाएगा? इनको कहा जाएगा ऋणायन। ठीक है, धनायन बन गए हैं और ऋणायन। अब थोड़ा सा समस्या आती है कार्बन के साथ। कार्बन का परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है? 6 होता है। तो अगर हम वो शुरुआत में हमने किया था कि ये कार्बन का क्या है? नाभिक। नाभिक के बाद ये पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। और फिर दूसरी कक्षा है। ठीक है, पहली कक्षा है, इसको तो क्या कहा जाएगा? पहली कक्षा को कहा जाएगा के। और के में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2, 1 और 2। दूसरी कौन सी हो गई? एल में कितने हो गए? 8 तो हो सकते हैं। कितना आएंगे पैसेंजर? भाई देखो टोटल 6 है, तो 6 में के जेड बराबर है 6, पी बराबर कितना है? 6 और ई बराबर भी कितना है? 6। तो इलेक्ट्रॉन तो 6 है। 2 पैसेंजर यहां बैठा दिए, बचे कितने? 1, 2, 3 और 4। 8 पूरा करना रुकता चाहिए। या तो 4 निकाल दें या 4 ले ले। हमने 4 निकालना भी मुश्किल और 4 लेना भी मुश्किल। तब ये न तो 4 को त्यागता है और नहीं 4 ग्रहण करता है, बस ये क्या कर देता है? पार्टनरशिप, भागीदारी। अपने जेड़ो एड़ो हो लिया करे जके के भी हागी कंडीशन हो कि ना दे सके ना ले सके, तो फिर वो क्या करते हैं? आपस में भागीदारी कर देते हैं, साझेदारी कर देते हैं। और साझेदारी करते हैं तो वो जो बंध बनता है उस बंध को कहा जाता है सह संयोजक बंध। कैसा बंध बनता है? सह संयोजक बंध। तो ये सह संयोजक बंध बना देते हैं। तो कार्बन है, उस कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो कार्बन की संयोजकता होती है 4, यानी कि ये 4 इलेक्ट्रॉन है उनकी साझेदारी करता है। तो संयोजकता का मतलब होगा किसी भी तत्व है उस तत्व का दूसरे तत्वों के साथ जुड़ने की क्षमता। या फिर हम कहेंगे कि कोई भी तत्व जितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है या जितने इलेक्ट्रॉन को त्यागता है या जितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है वो उसकी क्या कहलाती है? संयोजकता। तो अगला पॉइंट लिखिए, संयोजकता या इसको कहा जाता है वैलेंसी। संयोजकता। संयोजकता या वैलेंसी में लिखिए किसी भी तत्व की दूसरे तत्वों के साथ जुड़ने की क्षमता, दूसरे तत्वों के साथ जुड़ने की क्षमता, दूसरे तत्वों के साथ जुड़ने की क्षमता संयोजकता कहलाती है। दूसरे तत्वों के साथ जुड़ने की क्षमता संयोजकता कहलाती है। अथवा एक तत्व जितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है या जितने इलेक्ट्रॉन को त्यागता है,
जितने इलेक्ट्रॉन को त्यागता है या जितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है, जितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है, जितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है, वह उसकी संयोजकता होती 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 है। तो अब हम लिखेंगे कुछ तत्वों की संयोजकताएं जो पॉपुलर, जिनसे हमें काम ज़्यादा पड़ता है, उन तत्वों की हम क्या लिखेंगे, संयोजकता लिखेंगे। तो वो संयोजकता हम कल लिख लेंगे।